गुड मॉर्निंग। राजस्थान भूगोल में एक चैप्टर लेके चल रहे हैं। आज एक नया चैप्टर राजस्थान ज्योग्राफी में आप लोगों को पढ़ना है। चैप्टर हमारे पास संसाधन का ही एक पार्ट है, ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात करनी है और इसको थोड़ा सा ढंग से देखना है। एक प्रश्न लगभग हर एग्जाम में यहां से आता है, हर एग्जाम आता है। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखें कि ऊर्जा संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहता है, यानी ऊर्जा प्राप्ति के आधार पर इन संसाधनों को हम दो भाग में बांटते हैं। पहली बात तो याद रखना है, दो पार्ट हैं। ऊर्जा संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आता है तो सबसे पहला उत्तर इसका क्या करोगे, दो प्रकार के हैं। दो प्रकार के कौन से हैं? तो एक आपने पढ़े होंगे जिसको कहते हो आप लोग परंपरागत। हिंदी में नहीं रटना है, हिंदी में रटा प्रश्न गया, इस बात को याद रखना है। परंपरागत, और एक तरफ लिखोगे हम इसको क्या, गैर परंपरागत। गैर परंपरागत। फिर आप जाओगे तो इसी में एक नाम हम और लिख लेते हैं, यह परंपरागत होता है, एक गैर परंपरागत होता है। इसी परंपरागत को हम एक शब्द और लिखेंगे यहां पे, अनवीकरणीय, या फिर इसी को एक शब्द लिख सकते हैं अनव्यकरण। कोई फर्क नहीं पड़ा, इस बात को याद रखना, ठीक है। अनवीकरणीय या फिर अनव्यकरण। अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, नवीकरणीय, या फिर इसको क्या लिखेंगे हम लोग, नव्यकरण। हिंदी में खेल क्लोज है, इस बात को याद रखना। इसको रटना किसमें पड़ेगा हमारे को, इंग्लिश में। इंग्लिश। परंपरागत जो शब्द है इसके लिए इंग्लिश लिखा जाएगा क्या, ट्रेडिशनल। TRADITIONL, या ONAL भी लिखे हैं, ONAL, ट्रेडिशनल। ONAL लिख लेते हैं, ट्रेडिशनल। TRADITIONAL, ट्रेडिशनल। इसका ट्रेडिशनल हो गया, तो इसके लिए एक शब्द क्या आ जाएगा, नॉन ट्रेडिशनल। अब समस्या यह है कि आगे और भी इसको कैसे लिखें। अनवीकरणीय को क्या लिखेंगे, और नवीकरणीय नवीकरण को क्या लिखा जाएगा, मेरे को नहीं आता है, तुम लोग बताओ। मेरे को नहीं आता, तुम लोग बताओ। अनवीकरण को क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है अनवीकरणीय, किसका मतलब इसको लिखा जाए नॉन रिन्यूएबल, RENWEAL। हाँ, रिन्यूएबल भी लिखा जा सकता है। इसको क्या लिखेंगे, रिन्यूएबल, RENWAL। EAL भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। EAL ही होता है, वो रिन्यूएबल होता है, रिन्यूएबल, ठीक है। रिन्यूएबल, WAL ही लिख लो, तो इसको रिन्यूएबल लिखना है, रिन्यूएबल, रिन्यूएबल। रिन्यूएबल। अब इसमें एक शब्द और भी है, शब्द मिस्टेक हुआ है कुछ ना कुछ। RENEWAL, रिन्यूएबल शब्द लिखा है, इसको एक शब्द और लिखा जा सकता है, नॉन कन्वेंशनल। याद रखना, और इधर इसके क्या आ सकता है, कन्वेंशनल। हिंदी में याद करोगे गलत हो जाएगा, इस बात को याद रखना। इसको याद कैसे करोगे, अंग्रेजी में। अब कैसे किसको है, क्या परिभाषा होती है, इसको देखना। हम अब लिखेंगे परिभाषा, पहले इधर वाले की लिखेंगे, फिर हम आगे वाले के बारे में बात करेंगे। दो परिभाषाएं। परंपरागत का मतलब किसको कहते हैं, वे ऊर्जा संसाधन
वे ऊर्जा संसाधन जिनसे हम पहले से ऊर्जा प्राप्त करते आ रहे हैं। उदाहरण बता सकते हो क्या कोई? कौन सा ऐसा संसाधन है जिनसे हम पहले से बिजली बनाते हुए आ रहे हैं? ऐसा कोई साधन है क्या? या फिर आपसे ये पूछ रहे हैं कि सबसे पहले हमने बिजली किससे बनाई, तो उसका उत्तर दे सकते हो क्या आप लोग? और कोई उत्तर देखना वो सही आ रहा है क्या पूरा बोर्ड में? कट तो नहीं रहा? ठीक है। ऊर्जा प्राप्त करते आ रहे हैं जैसे जल विद्युत। हमने सबसे पहले बिजली किससे बनाई? किससे बनाई है? जल विद्युत से। याद रखना। सेम नीचे लिखें अगली परिभाषा, वे ऊर्जा संसाधन जिनका हम केवल एक बार उपयोग कर सकते हैं। यानी हम खुद से केवल एक बार ही बिजली बना सकते हैं। जैसे ऐसा कोई उदाहरण बता सकते हो क्या? जैसे हम केवल एक बार ही बिजली बना सकते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। जैसे में अगर देखो आपका कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा मेरे दोस्त, परमाणु ऊर्जा या फिर आणविक ऊर्जा, इन सब से हम केवल एक बार ही ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, उसके बाद ये खेल खत्म हो जाएगा। क्लियर बात को? आते हम इधर वाले की परिभाषा में। इधर की परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं? यहां लिख रहे देखो, वे ऊर्जा संसाधन जिन्हें नए आविष्कारों के माध्यम से खोजा गया है या खोजा जा रहा है। खोजा गया या खोजा जा रहा है। फिर एक और परिभाषा लिखेंगी, वे ऊर्जा संसाधन जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। जैसे देखो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, बायोफ्यूल, बायोइलेक्ट्री, ज्वारीय ऊर्जा और एक और शब्द लिख लेते हैं हम लोग यहां पे, भूतापीय ऊर्जा, जिसको आप लोग जियोथर्मल कह रहे हैं। अब यहां से एग्जामिनर आपको एक सिंपल सा प्रश्न पूछ सकता है कि इनमें से जितनी ऊर्जाओं के नाम लिखे हैं, इनमें से राजस्थान में कौन सी उत्पादन नहीं होती है? जैसे ये लिखा है, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, बायोफ्यूल, बायोइलेक्ट्रिक, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इसमें से राजस्थान में कौन सी ऊर्जा का उत्पादन नहीं किया जा सकता है? ऐसी कौन सी ऊर्जा जिसका राजस्थान में उत्पादन नहीं हो सकता है? इतने सारे नाम है, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस,
बायोफ्यूल, बायोइलेक्ट्रिक, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इसमें से किसका उत्पादन नहीं हो सकता है? कौन सी उत्पादन नहीं की जा सकती? बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछा है मैंने, कोई आड़ा टेढ़ा घुमा फिरा के नहीं पूछा है, केवल एक बात कही है कि इनमें से कौन सी ऊर्जा का उत्पादन हमारे यहाँ पे नहीं हो सकता है? बायोइलेक्ट्रिक। एक एक बताओगे तभी काम नहीं चलेगा। हाँ, कौन सी का उत्पादन हम नहीं कर सकते हैं ये बताओ। क्यों नहीं कर सकते? वो नहीं, पहले ये बताओ कौन सी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते उसकी कहानी बाद में, उसकी कहानी बाद में। पहले ये बताओ कौन सी नहीं कर सकते वो बता दो बस मेरे को, बाकी की बातें बाद में। सिंपल प्रश्न पूछा है, इसका प्रश्न का जवाब दो, उस प्रश्न के ऊपर और प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। एनी आइडिया कुछ किसी को? कोई भी नहीं देगा जवाब? पता ही नहीं है, ये बात भी सही है, हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, हम उत्तर को कहां से दे देंगे, है ना? लिख लो फटाफट, एक बार इसको लिखो फटाफट, फिर मैं नीचे लिखवाता लाइन। हो गया? हो गया क्या? नीचे लाइन को लिखो, लाइन को लिखना है, राजस्थान में, राजस्थान में ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन, ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन नहीं किया जा सकता है, बोलो क्यों? क्योंकि यहां पे क्योंकि यहां पर तटीय इलाका नहीं है, और अगर समुद्र तट का इलाका नहीं है तो आप ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन करने के लिए क्या होना चाहिए? समुद्र या तटीय इलाका होना चाहिए, तभी तो वो ज्वार और भाटा आएगा। नेक्स्ट लाइन लिखो, अगली लाइन को लिखो, राजस्थान में माउंट आबू में माउंट आबू में भूतापीय ऊर्जा की, माउंट आबू में भूतापीय ऊर्जा की
संभावना है, भूतापीय ऊर्जा की संभावना है। भूतापीय ऊर्जा की संभावना तो हम माउंट आबू में हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले हेडिंग डालना आपको जल विद्युत। जल विद्युत, देखो इसमें एक सिंपल सा प्रश्न है। जल विद्युत जो है ये हमारे पास नहीं है। जल विद्युत में हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसको कह रहे हैं, जैसे हम पड़ोसी राज्यों के साथ पार्टनर बने हुए हैं। जैसे हमने भाखड़ा नांगल चलाए, पढ़ा था हमने आगे, भाखड़ा नांगल चला रहे हैं, हम व्यास परियोजना से ला रहे हैं, हम कहीं और से भी बिजली ला रहे हैं। उसमें एक नया प्रोजेक्ट है जल विद्युत में जिसमें हम नाम पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़ने को मिलता उधर, राहु घाट परियोजना, नहीं पढ़ने को मिलता है। यह परियोजना एमपी अनुपात राजस्थान की है और 50 इसका हिस्सा है और 50 इसका हिस्सा है। और यह परियोजना कहां बनी हुई है? यह परियोजना बनी हुई है करौली में। करौली, तो ये इतना सा हमारे को पढ़ना पड़ेगा जिसके बारे में है। बाकी हम जानते हैं कि स्वयं राजस्थान की जैसे परियोजना है, जैसे आपकी माही बजाज सागर राजस्थान की, और खूब आया 12th स्टैंडर्ड और सिक्किम में पेपर में प्रश्न आया अभी कि कौन सी राजस्थान की जल विद्युत परियोजना है, उसका उत्तर था माही बजाज सागर। लिखो लाइन को, जल विद्युत में लिखना है। लिखें, जल विद्युत में राजस्थान, जल विद्युत में राजस्थान दूसरे राज्यों पर, जल विद्युत में राजस्थान दूसरे राज्यों पर निर्भर है या संयुक्त रूप से भागीदार बनके विद्युत प्राप्त करता है। जैसे करके नहीं लिखवा रहा, ध्यान रखना। जैसे हमने बहुत सारी जगह आगे लिख चुके हैं, आगे लिखा है जैसे भाखड़ा नांगल से कितनी मिलती है, व्यास परियोजना से कितनी मिलती है, पोंग से कितनी मिली, वो सब लिख चुके हैं हम आगे, तो वापस वहां से लिखने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है ना? एक नाम लिखना, जैसे राहु घाट परियोजना, राहु घाट परियोजना, इसके क्वेश्चन लिखना एमपी राजस्थान की संयुक्त परियोजना, राहु घाट परियोजना एमपी राजस्थान की संयुक्त परियोजना, एमपी राजस्थान की संयुक्त परियोजना, एमपी राजस्थान की संयुक्त परियोजना करौली जिले में बनी हुई है। एमपी राजस्थान की संयुक्त परियोजना करौली जिले में बनी हुई है, करौली जिले में बनी हुई है। ठीक है, बाकी स्वयं बहुत सारी वो हमने आगे लिख चुके हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे लिख चुके हैं हम, बाकी सारी चीजें आगे है हमारे पास। परियोजना वाला चैप्टर पढ़ा है हमने, उसमें तो बहुत सारा लिख रखा है, इसमें आगे कोई डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एक आता है ताप विद्युत, या फिर जिसको हम कहते हैं थर्मल पावर। ताप विद्युत या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग? थर्मल पावर। अब आप लोग इसको देखना, बाद में लिखना, ये जो क्षमता होती है, कैपेसिटी, क्षमता के आधार पर, यानी उत्पादन क्षमता के आधार पर 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। कोई बता सकता वो 3 भाग कौन कौन से होंगे? ताप विद्युत परियोजना जो है
वो उत्पादन क्षमता के आधार पे उनको 3 भाग में बांटा है, तो वो कौन कौन से होते हैं? एनी आइडिया कहीं पढ़ा हो? नहीं। देखो आपने 3 भाग पढ़े होंगे। एक नाम पढ़ा हो आप लोगों ने, सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पढ़ा है नाम? एक पढ़ा हो आप लोगों ने, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पढ़ा है नाम? लेकिन आपने कभी अंदाजा नहीं लगाया कि नाम क्यों पढ़े, आप लोग को कभी इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। और एक नाम पढ़ा होगा केवल और केवल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, सुने नाम जरूर, लेकिन ये नहीं पता अब इसको कैसे क्या कहेंगे। अगर कोई प्लांट बना हुआ है और उस प्लांट में अगर उत्पादन जो है वो अगर 500 मेगावाट तक होता है, सॉरी सुपर थर्मल, हाँ 1000 मेगावाट से अधिक उत्पादन, तो उसको हम क्या कहते हैं? सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। अगर 500 से 1000 मेगावाट के बीच होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सुपर क्रिटिकल कहते हैं। और अगर 500 से मेगावाट यानी 500 मेगावाट से कम उत्पादन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहते हैं। और एक एग्जाम में प्रश्न यही से आया, बात समझ में आई थी? फिर अगर हम बात करें अपने राजस्थान में जो पावर प्लांट है थर्मल पावर के, ताप विद्युत के, ये ताप विद्युत के प्लांट, थर्मल पावर प्लांट जो है वो 3 आधारों पर संचालित है। कितने आधारों पर संचालित है? 3 आधारों पर संचालित। अगर इस 3 आधार पर संचालित की बात करोगे तो वो 3 आधार है कौन से? तो ये जो 3 आधार पर संचालित है, एक हमारे पास यहां पर जो प्लांट है वो है लिग्नाइट, कोयले पर आधारित, लिग्नाइट कोयले पर आधारित। दूसरा अगर देखोगे तो हम दूसरा यूं कहेंगे प्राकृतिक गैस पर आधारित। और तीसरा तरल ईंधन, या फिर हम यूं कहें नेफ्ता गैस पर आधारित पावर प्लांट। ये इस थर्मल पावर प्लांट का बेसिक सा नॉलेज है जो आपको एक बार तो आना ही चाहिए। ऊर्जा उत्पादन थर्मल पावर क्षमता के आधार पर कितने भाग में? 3 भाग है। 3 भाग में उसमें कौन सा? एक सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, एक सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट और एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट। सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इसको कहते हैं 1000 मेगावाट से अधिक उत्पादन, सुपर क्रिटिकल 500 से 1000 मेगावाट, और थर्मल किसको कहते हैं? 500 मेगावाट से कम। और 3 आधारों पर संचालित है, इसका मतलब लिग्नाइट कोयले पर आधारित है, प्राकृतिक गैस पर आधारित है और तरल ईंधन या नेफ्था गैस पर आधारित है। और यहां से पूछ लेता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपने पढ़ा होगा छबड़ा 12, पढ़ा है 1245 मेगावाट सबसे बड़ा है। पढ़ा है लाइन को? लिखना है इसको फटाफट, थोड़ा स्पीड से लिखना है इसको। छबड़ा वाला जो है वो 2300 का है, हाँ 1245 वाला ये नहीं है ना, वो अलग था वो। वो सूरतगढ़ कोटा वाला उधर का, हाँ वो कोटा का, ध्यान नहीं रहा मेरे को।
क्या हो गया? तरल ईंधन या नेफ्था गैस आधारित। और इससे एक प्रश्न पहले एग्जाम में आता था कि तरल ईंधन तो नहीं लिखा, उसने लिखा था नेफ्था गैस आधार पर थर्मल पावर प्लांट राजस्थान में कहां है? कोई आइडिया है किसी को? नेफ्था गैस आधारित थर्मल पावर प्लांट राजस्थान में कहां है? 12 में नहीं है, और कोई? जैसलमेर में भी नहीं है, वो जैसलमेर में गैस आधारित है। हाँ, वो रामगढ़ गैस, रामगढ़ जैसलमेर पड़ा होगा। हाँ, लिग्नाइट बीकानेर है। मैं कह रहा हूँ नेफ्था गैस आधारित कहाँ है, ये प्रश्न आता है। और वहां स्टूडेंट देखता हम सब कुछ पढ़ के आए, ये प्रश्न लाए कहां से एग्जामिनर, ये हमारे को आता हुआ हमारा प्रश्न क्यों गलत हो गया? वेरी गुड, नेफ्था गैस आधारित धौलपुर। और धौलपुर के बाद भी अगर कहीं और है तो कहां पे है? याद है बस। एक और है केशवरायपाटन बूंदी में। ठीक है, तो लिखो एक लाइन को, फिर आगे बात करेंगे एक बार। तो लिखना एक लाइन को। राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन ताप आधारित विद्युती है। यानी अपने पास जितनी भी ऊर्जा मिलती है उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसी का? ताप विद्युत का, ध्यान रखना, ठीक है ना? ताप आधारित विद्युत की है। सबसे पहले लिखो लिग्नाइट एक्चुअल, इसको छोड़ो, मैं ये नीचे वाले छोटे छोटे लिखवा देता हूं पहले, है ना? छोटे लिखवा देता हूं, लिग्नाइट वाला बाद में लिखवा लूंगा। पहले लिखो तरल ईंधन या नेफ्था गैस आधारित। तरल ईंधन या नेफ्था गैस आधारित। तरल ईंधन या नेफ्था गैस आधारित। तरल गेंद या नेफ्था गैस आधारित। एक लिखो धौलपुर में, धौलपुर और दूसरा लिखो केशवरायपाटन बूंदी। केशवरायपाटन बूंदी, पहला धौलपुर में था, दूसरा केशवरायपाटन बूंदी में, ठीक है? फिर लिखो प्राकृतिक गैस आधारित। प्राकृतिक गैस आधारित। प्राकृतिक गैस आधारित। प्राकृतिक गैस आधारित, इसमें लिखना है रामगढ़ जैसलमेर। रामगढ़ जैसलमेर। और दूसरा लिखना है झामरकोटड़ा। झामरकोटड़ा। इसीलिए अभी एक सीईटी के किसी शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा था कि जो धौलपुर का पावर प्लांट है उसको कौन चलाता है? धौलपुर पावर प्लांट उसको कौन चलाता है? तो अपना राजस्थान जो बिजली विभाग है उसके पास है। उसमें था राजस्थान उत्पादन विद्युत निगम, इस तरह से कोई प्रश्न था, वो प्रश्न यही था, क्योंकि उसमें कुछ और ऑप्शन थे, वो प्रश्न सही नहीं थे। वो ऑप्शन का प्रश्न था, ऑप्शन के अनुसार वो प्रश्न करना था। नीचे एक नोट डाल के लाइन लिखो यहां पे। नेक्स्ट लाइन लिख रहे हैं केंद्रीय थर्मल पावर प्लांट। केंद्रीय थर्मल पावर प्लांट, प्लांट की बजाय प्रोजेक्ट लिखता हूं, केंद्रीय थर्मल पावर प्रोजेक्ट। केंद्रीय थर्मल पावर प्रोजेक्ट के रूप में, केंद्रीय थर्मल पावर प्रोजेक्ट के रूप में पहला गैस प्लांट अंताबारा में स्थापित किया गया। पहला गैस प्लांट अंताबारा में स्थापित किया गया। और ये अंताबारा परीक्षा में खूब आया है कि केंद्रीय थर्मल पावर पहला गैस प्लांट कहां है, तो अंताबारा में स्थापित है, इस बात को याद रखना है। या फिर वो सिंपल सा प्रश्न पूछता अंता कौन से जिले में आता है,
तब भी 12 में, अभी भी उसको 12 में रखना है, इधर उधर कहीं लेकर नहीं जाना है। फिर लिखो लिग्नाइट कोयले पर आधारित, लिग्नाइट कोयले पर आधारित, लिग्नाइट कोयले पर आधारित, लिग्नाइट कोयले पर आधारित। देखो एक कोटा में है तो नाम लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या? केवल नाम लिख लो, कोटा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कोटा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। नाम से पता चल गया होगा कहां पर होगा? कोटा, कोटा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कोटा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। एक हाथ लिखना कोटा, कोटा। एक लाइन लिखना, मेरे को लगता है भविष्य में ऐसा प्रश्न आ सकता है। लिखना एक लाइन को, 1240 मेगावाट की, 1240 मेगावाट की क्षमता, 1240, 1240 मेगावाट की क्षमता। यहां पर 7 इकाइयां यूनिट, 7 इकाइयां कार्यरत हैं, 7 इकाइयां कार्यरत हैं। इस प्लांट का प्रारंभ, इस प्लांट का प्रारंभ 1978 में हुआ, या फिर यह प्लांट प्रारंभ 1978 1978 में हुआ। नेक्स्ट, नेक्स्ट सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। नाम से पता चल गया कहां पर होगा? श्रीगंगानगर, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर। लेकिन प्रॉपर अगर कभी गांव आ गया तो इसका क्या उत्तर करोगे? सूरतगढ़ वाले का प्रॉपर गांव जो है उस गांव का नाम है ठुकराना। क्या नाम है? ठुकराना, ठुकराना, ठुकराना। इसमें लिखना है ठुकराना सूरतगढ़ गंगानगर, लिखो उसको। इस पावर प्लांट को, इस पावर प्लांट को राजस्थान का, इस पावर प्लांट को राजस्थान का आधुनिक, इस पावर प्लांट को राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल कहते हैं, तीर्थ स्थल कहते हैं। आप एक बात को समझना, ये बात मैंने आगे पढ़ाई थी एक जगह, कि जब देश में बड़े बांध बन रहे थे तो इन बांध को कहा था आधुनिक भारत के मंदिर, वही तीर्थ स्थल। बिजली प्लांट बन रहे हैं, इनको भी क्या कहा जा रहा था? आधुनिक तीर्थ स्थल। क्योंकि हमने आपने पढ़ा होगा कहीं पर कि आजाद भारत में, आजादी के बाद पहला विद्युत प्लांट कोई बना था, वो दामोदर परियोजना में बना था। दामोदर घाटी परियोजना, अमेरिका की जो टेनेसी घाटी परियोजना है, उस टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर बनाया गया था उसको, तो वो दामोदर था। इसलिए आपको इस बात को ध्यान रखना है, ऐसा प्रश्न आपसे कभी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल किसको कहते हैं? तो सूरतगढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट को कहते हैं। नेक्स्ट लिखो नंबर थर्ड, नंबर 34 होगा। नंबर 4 छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। एक हाथ लिखना 12, 12 छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट 12 लिखना है। इसके अगला लाइन को 2320 मेगावाट, ये मेगावाट कभी कभी बदलते रहते हैं लेकिन अभी हम लिख रहे हैं, कोई बात नहीं है ना। 2320 मेगावाट क्षमता वाला, 2320 मेगावाट क्षमता वाला यह प्लांट, यह प्लांट
राजस्थान का सबसे बड़ा प्लांट है, सबसे बड़ा प्लांट है, सबसे बड़ा प्लांट है। 31 दिसंबर 2009 से 31 दिसंबर 2009 से प्रारंभ हुआ, 31 दिसंबर 2009 से प्रारंभ हुआ। नीचे नोट डाल के लाइन लिखना, इंपॉर्टेंट हो सकती है, मेरे को ऐसा लगता है। नोट डाल के इंपॉर्टेंट हो सकती है लाइन को ध्यान रखना। 12 राजस्थान में एकमात्र जिला है, 12 राजस्थान में एकमात्र जिला है, एकमात्र जिला है जहां गैस, कोयला, भाप, जहां गैस, कोयला, भाप, जिसको आप लोग कहते हो वाष्प, भाप, शोर, भूसा, ये वेस्टेज जो होता हम आगे पढ़ेंगे, भूसा एवं मिनी हाइड्रोजन, जिसको लघुपन बिजलीगढ़ लिखा जाता है, मिनी हाइड्रोजन से विद्युत उत्पादन की जाती है, से विद्युत उत्पादन की जाती है। ठीक है, इससे आगे कुछ चीजें और है इस चैप्टर में जुड़ी हुई, तो कल एक बार ये ताप वाला और पढ़ेंगे, और हो सकता है कल तो ये खत्म नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको कल खत्म करने का, अगर नहीं हुआ तब फिर परसों इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, ऊर्जा संसाधन इससे ज्यादा नहीं है, बाकी कुछ करंट के डाटा है जो इकोनॉमिक सर्वे को होता है, वो हम इकोनॉमिक सर्वे में लिखना पड़ता है, इधर लिखने की जरूरत नहीं है। अर्थव्यवस्था में होता है तो इकोनॉमिक डाटा पढ़ना होता है, अगर अर्थव्यवस्था में नहीं लिखा रहता तो इकोनॉमिक्स डाटा नहीं पढ़ना होता। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। थैंक यू।